दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आपका स्वागत है गुड मॉर्निंग शो पर। और अब शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। एलजेपी सांसद अरुण भारती का बयान बिहार की अगली 2 से ढाई दशकों की राजनीति तय करेगा। नवसंकल्प महासभा। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद अरुण भारती ने कहा है कि पार्टी की ओर से 2 प्रमुख योजनाओं के तहत कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम का बयान, तमिलनाडु की जनता AIADMK बीजेपी गठबंधन को नकारेगी। कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदंबरम ने AIADMK नेता एडाप्पी के पलानी स्वामी पर निशाना साधते हुए कहा है कि श्री पलानी स्वामी को सपने देखने का अधिकार है, लेकिन तमिलनाडु की जनता उनके गठबंधन को खारिज कर देगी। भारत इंग्लैंड तीसरा टेस्ट। जसप्रीत बुमराह ने लॉर्ड्स में डाली प्रैक्टिस की धारदार गेंदें। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में अभ्यास सत्र के दौरान अपनी गेंदबाजी का दम दिखाया। हरियाणा में BPL कार्ड घोटाले का आरोप, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा दावा। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा सरकार पर BPL कार्ड घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है। बिहार में 9 जुलाई को चक्का जाम का ऐलान। कांग्रेस विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान का आरोप, चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर कर रहा है गड़बड़ी। राजौरी कांग्रेस ने बिहार में 9 जुलाई को चक्का जाम का विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया। यूपी मंत्री अनिल राजभर ने चंगुर बाबा गिरोह की संपत्तियों के ध्वस्त होने पर बयान दिया कि यूपी मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि चंगुर बाबा ने धार्मिक परिवर्तन के जरिए अपार संपत्ति कमाई है और कई महिलाओं की जिंदगी तबाह की, जो लगभग देशद्रोह के समान है। चंगुर बाबा धर्म परिवर्तन कराकर अकूत संपत्ति उसने कमाई है और मुझे लगता है कि अभी तो ये शुरुआत है। गलत तरीके से संपत्ति कमाना और धर्म परिवर्तन, बेटियों बहनों के जीवन को बर्बाद करके जो उसने काम किया है, मैं समझता हूं कि राष्ट्रद्रोह जैसा गुनाह उसने किया है। तो इस तरह से संपत्ति अर्जित करना, बुलडोजर तो चलना ही है और बुलडोजर कार्रवाई सरकार कर रही है। अभी आप देखते जाइए, अभी तो 18 लोगों के नाम सामने आए हैं। कोई पूर्व मंत्री का भी नाम सामने आ रहा है, एक धर्म विशेष के मंत्री का, और भी पता नहीं कितने लोग शामिल इसमें होंगे। अभी भी पता नहीं कितनी संपत्ति का पता लगना है। 40 देशों का नेटवर्क, और जिस तरह से देश के खिलाफ ये घिनौनी साजिश देश की सीमा के बाहर से हो रही है, उसका भी एक उदाहरण है। ये सरकार ने पहले कहा कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई हो रही है। ये पौधारोपण का कार्यक्रम है, एक पेड़ मां के नाम, लगभग काफी करोड़ का इस बार का टारगेट है। हालांकि इस पे विपक्ष का कहना यह, खास करके अजय राय ने कहा कि पिछले साल सरकार ने 35 करोड़ पेड़ लगाए थे, वो पेड़ कहाँ गए, या उससे पहले जो लगाते हैं वृक्षारोपण के नाम पे, वो सब कहाँ चला जा रहा है, वो पेड़ कभी नजर क्यों नहीं आते? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम का अभियान शुरू किया और आज पूरा देश उसका अनुसरण कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर वृक्षारोपण कराकर उस अभियान को सार्थक बनाने का काम किया है। हर वर्ष उत्तर प्रदेश की सरकार एक नया रिकॉर्ड बनाती है। आंकड़े बताते हैं कि हमारे जो ग्रीन क्षेत्र है, हरित क्षेत्र में एक भारी वृद्धि देखने को हमें मिली है। लेकिन जनता से भी हम लोग अपील करना चाहते हैं कि सरकार का कोई भी नारा तब चरितार्थ होता है, तब सफल होता है, तब सार्थक होता है, जब जनता अपने आप को उसमें भागीदार बनाती है, जनता अपने आप को उसमें जोड़ती है। और इसीलिए ये निरंतर इस कार्यक्रम को हम चलाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी चलाती है। ये कांग्रेस के बस की बात नहीं है कि कभी समाज को बचाने का, धरती को बचाने का काम करे। ये कांग्रेस पार्टी की परंपरा ही नहीं है। तो अजय राय को क्या जानकारी होगी? अजय राय को कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ नकारात्मक बात करने के अलावा कांग्रेस पार्टी को कुछ आता ही नहीं। तो अजय राय से हम लोग क्या उम्मीद करें?
उनके नेता से हम लोग क्या उम्मीद करें? लेकिन सरकार हमेशा इस अभियान को आगे बढ़ा रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हम लोग अभिनंदन करना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में उन्होंने पूरे दुनिया के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए, धरती मां की सेहत को ठीक करने के लिए आज उनके नेतृत्व में पूरे दुनिया की को इस ग्लोबल जो वातावरण खराब हुआ है उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भारत ने लिया है। भारत इसकी अगुवाई कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। तो इतना बड़ा काम देश के अंदर हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग जनता से अपील करना चाहते हैं कि लगातार जो सरकार काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार जो इस क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रही है, उसमें आप सब लोग अपने आप को भागीदार बनावें, तब जाकर ये नारा चरितार्थ होगा, ये अभियान पूरा होगा। विपक्ष चुनाव आयोग से बिहार में विशेष संशोधन पर सवाल उठाता है। तहसीन पुनावाला, राजनीतिक विश्लेषक और सलाहकार तहसीन पुनावाला ने कहा कि पूरा विपक्ष चुनाव आयोग से सवाल कर रहा है कि बिहार में इस समय विशेष संशोधन क्यों किया जा रहा। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर मुहर्रम जुलूस को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर मुहर्रम जुलूस को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने दक्षिण कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप मामले में पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग समिति के सदस्य और सांसद मनीष कुमार मिश्रा ने दक्षिण कोलकाता लॉ कॉलेज में हुई कथित गैंगरेप घटना को लेकर कहा कि एफआईआर में छेड़छाड़ स्पष्ट है। उन्होंने कहा पुलिस कमिश्नर के सामने भी कोई जवाब नहीं था। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और बादल फटने से भारी तबाही, कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जताई चिंता। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने राज्य में हाल ही में आई भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से हुई व्यापक तबाही पर कहा कि सेराज क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। पंजाब रोडवेज पनबस अनुबंधित कर्मचारी यूनियन ने दिया सरकार को झटका, प्रदेश भर में हड़ताल शुरू। पंजाब रोडवेज पनबस अनुबंधित कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान जोध सिंह ने बताया कि राज्य भर के सभी अनुबंधित कर्मचारी मंगलवार को हड़ताल पर चले गए। उन्होंने कहा कि हम लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आजाद मैदान में शिक्षकों के प्रदर्शन में शामिल हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार। मुंबई के आजाद मैदान में चल रहे शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन को समर्थन देते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर अपनी एकजुटता जाहिर की। चेन्नई में ट्रेड यूनियन हड़ताल के बावजूद बस सेवाएं सामान्य रूप से जारी। चेन्नई में मंगलवार को ट्रेड यूनियनों की ओर से बुलाई गई हड़ताल का सार्वजनिक परिवहन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। शहर में बस सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होती रही और यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। रांची में भारत बंद के दौरान सीएमपीडीआई मुख्यालय के बाहर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। देशव्यापी भारत बंद के तहत मंगलवार को रांची में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं के सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। बिहार में महागठबंधन के बिहार बंद में शामिल हुआ राहुल गांधी मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ किया विरोध। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को बिहार में महागठबंधन द्वारा आयोजित बिहार बंद रैली में शामिल। गृह मंत्री अमित शाह ने बनकास कांठा के जल संकट से लेकर दूध उत्पादन में बड़ा बदलाव बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब मैं बनास कांठा में पैदा हुआ था तब वहां के लोग सप्ताह में सिर्फ एक बार नहाने के लिए पानी पा पाते थे। आरजेडी नेता अजय प्रताप सिंह का आरोप, वोटर आईडी और वोटर कार्ड बनाने के सरकारी आदेश गैर कानूनी, विपक्ष के वोटरों को रोकने की साजिश। राजद नेता अजय प्रताप सिंह ने चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र और वोटर कार्ड बनाने के नए आदेशों पर तीखा हमला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 वर्षों में यूपी में वृक्षारोपण के रिकॉर्ड पर गर्व जताया। पर्यावरण संरक्षण में बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के अपने प्रयासों को लेकर बड़ा दावा किया। नक्सलबाड़ी में टीएमसी सदस्यों और ट्रेड यूनियन नेताओं के बीच भारत बंद को लेकर भिड़ंत। नक्सलबाड़ी में भारत बंद के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों और ट्रेड यूनियन नेताओं के बीच झड़प हो गई। ये भिड़ंत बंद के मुद्दों को लेकर एक हुई और दोनों पक्षों के बीच तल्खी बढ़ गई। बिहार बंद रैली पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का तंज, विपक्ष पर लगाया अवैध वोटरों को जोड़ने का आरोप। बिहार में मतदाता सूची संशोधन के विरोध में आयोजित बिहार बंद रैली पर भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष को कड़ी नसीहत दी। बिहार बंद पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा का बयान, लोकतंत्र संवाद से चलता है, एक तरफा फैसलों से नहीं। बिहार में बिहार बंद के दौरान आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने लोकतंत्र की भावना को लेकर महत्वपूर्ण विचार साझा किए। दिमाग खोलने की मंशा होती है। जो संस्थाओं में बैठे लोग हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, उनको ये समझाने की कोशिश होती है कि लोकतंत्र
संवाद से चलता है, एक तरफा निर्णयों से नहीं चलता। ये पहले से तय था, लेकिन हाल में जब एसआईआर को लेकर के इलेक्शन कमीशन की हठधर्मिता को लोगों ने महसूस किया, बहुत करीब से महसूस किया, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है बिहार में, हाहाकार मचा हुआ है। मैं एग्जेजरेट एक पैसा नहीं कर रहा हूं, अतिरेक में कोई बात नहीं कह रहा हूं, हर अखबार फील्ड स्टोरी कर रहा है। उस संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष राहुल जी, हमारे नेता बिहार विधानसभा में विरोधी दल के तेजस्वी जी और तमाम अलग अलग पार्टियों के लोग बस एक मंशा से कि कोई व्यक्ति किसी संस्था में अगर बैठा हुआ है तो वो संस्था से बड़ा नहीं है। संस्थाएं निरंतरता में चलती हैं, संवाद से चलती हैं। ये नहीं कि किसी के इशारे, किसी के इरादे पर आप बिना सुने निर्णय लेना शुरू करें और जो आपकी आलोचना करें उनके लिए आप गलत टिप्पणियां करें, तो ये उचित नहीं है। मनोज जी, जिस ज्ञानेश कुमार वो तो कह रहे हैं कि एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल डेमोक्रेसी को मजबूत करने का काम करेगा। नहीं, बिल्कुल डेमोक्रेसी को मजबूत करने का आप एक कस्टोडियन है, लेकिन उसमें उससे पहले की चीज है कंसल्टेशन। आपने जब पदभार ग्रहण किया था तो तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा था कि मेरे सारे निर्णय पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत के बाद होंगे। था इसमें बात की थी किसी से, या किसी एक पार्टी से बात करके तय कर लिया कि सबसे बात हो गई? ये चिंता का विषय है। 11 दस्तावेज यही चलेंगे, बाकी सब अमान्य है। ये कहां से निर्णय हुआ? कौन सा अध्ययन बता रहा है? आप प्रतिदिन रिवाइज कर रहे हैं, आज ये, कल वो, परसों वो। सीईओ बिहार ने एक एडवर्टीजमेंट दिया 3-4 दिन पहले, उससे और अराजकता की स्थिति फैली। आप कर क्या रहे हो? आपको पता नहीं आप किस चीज को हाथ लगा रहे हैं। परेशान कौन होगा? गरीब, दलित, पिछड़ा, मुसलमान। आपने खुद कहा कि 20% तकरीबन लोग बिहार के बाहर रहते हैं, तो आपके निशाने पे वो है, क्योंकि 25 दिन में वो दस्तावेज सारे जुटा नहीं लेंगे। दस्तावेज जुटाओ अभियान चला दिया आपने। तो इन विषयों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं किसी भी संस्था को ये ना लगे कि व्यक्ति संस्था से बड़ा है। आप कुछ नहीं है, ये निरंतरता है। कोई नया आयोग फायोग नहीं होता। चुनाव आयोग सुकुमार सेन से जो यात्रा शुरू हुई है वो यहां तक पहुंची है, लेकिन आईना रखना होगा। भाषा विवाद पर राकांपा अध्यक्ष रामदास आठवले का बयान, मुंबई में हो रही घटनाएं ठीक नहीं, राज ठाकरे को बदलना होगा रवैया। केंद्रीय मंत्री एवं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास आठवले ने मुंबई में भाषा को लेकर हो रहे विवाद पर चिंता व्यक्त की। जो स्टेटमेंट दिया है कि तुमको प्रोटेक्ट करके मारेंगे, कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को? मुझे लगता है कि निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 3-4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, और वो बीजेपी के अत्यंत सीनियर नेता भी है। तो मुझे लगता है कि जो मुंबई में हो रहा है ये बात अच्छी नहीं है। जो मराठी बोलो नहीं तो थप्पड़ मारेंगे, तो ये भी मंत्री की भूमिका ठीक नहीं है। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि मुंबई में रहने वाले नॉन मराठी लोग जो है कम से कम 70-80% लोग मराठी बोलते हैं, मराठी समझते हैं। 10-20% लोगों को शायद मराठी नहीं आती होगी तो समझती है, और वो मराठी सीख सकते हैं। तो मनसे ने अपनी भूमिका में बदल करना चाहिए कि उनको तो समझाना चाहिए कि भाई आप यहाँ हैं तो मराठी को बोलो। जिस बिहार में भी कुछ न्यूज आई है कि भाई वहाँ एक मराठी आदमी जो है तो उनको बोला कि मैं भोजपुर में बोलो, और वो हिंदी बोल सकता है लेकिन मैं भोजपुर नहीं बोल सकता है, तो उनको भी वहाँ मारा है। तो मुझे लगता है कि मनसे की भूमिका से ऑल इंडिया में रहने वाले जो मराठी लोग हैं इनकी जिंदगी धोखे में आई है। दिल्ली में कम से कम 4 लाख से ज्यादा मराठी लोग रहते हैं। हर राज्य में मैं जाता हूँ तो वहाँ मुझे मराठी लोग मिलते हैं। और विशेषकर ये बताना चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार में भी महाराष्ट्र भवन है, तो वहाँ भी मराठी लोगों की संख्या है। तो यहाँ अगर इसी तरह की भूमिका ली जाएगी तो देश भर में रहने वाले मराठी लोगों की जिंदगी को खतरा पैदा हो सकता है। तो उसका प्रोटेक्शन कौन करेगी? तो इसलिए, लेकिन जिस तरह निशिकांत दुबे जी ने
स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट से हम सहमत नहीं है, लेकिन उन्होंने सारे मराठी लोगों के लिए तो नहीं बोला है। जो लोग दादागिरी कर रहे हैं, जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, और मराठी बोलो वरना फिर हम तुम थप्पड़ मारेंगे, तो ऐसे लोगों को उन्होंने बोला है। उनका पटक पटक और मारेंगे मतलब हर मराठी आदमी को मारने का विषय ना नहीं है, दादागिरी करने वालों को मारेगा ऐसा उन्होंने बोला है। तो भी मुझे लगता है ये कोई बीजेपी का अधिकृत स्टेटमेंट नहीं है, ये व्यक्तिगत उनकी राय है, उन्होंने अपनी भूमिका रखी है। और हम मतलब लेकिन उन्होंने दादागिरी करने वालों को ही मतलब ये इसका उत्तर दे दिया है। मराठी विवाद के बीच राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि मीडिया से बात ना करें, मीडिया को इंटरव्यू ना दे, मीडिया से बात ना करें। राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा मीडिया से बात ना करें, कैसे देखते हैं? नहीं, मीडिया से बात नहीं करो मतलब उन्होंने शायद बोला है कि अपने भाषण में बोला था कि अभी वीडियो निकाल कर थप्पड़ मारते थे, और ये भी थप्पड़ कोई हर आदमी को मारा ऐसा भी नहीं है। एक दो लोगों को शायद थप्पड़ मारने का कुछ इनका प्रोग्राम हुआ था, लेकिन बाद में राज ठाकरे ने बोला था कि अभी वीडियो मत निकालो, तो डायरेक्ट मतलब उनको अगर वो कुछ दादागिरी करते हैं तो उनको थप्पड़ मारो। लेकिन मुझे लगता है कि राज ठाकरे ने अपनी भूमिका में बदल करने की आवश्यकता है। मराठी पर हमें गर्व है, उनको भी गर्व है, मराठी हमारी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी का इतना विरोध करना ठीक नहीं है। जैसे तमिलनाडु में अगर हिंदी का विरोध होता है, फिर महाराष्ट्र में हिंदी का विरोध कभी नहीं हुआ है, हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है। तो इसी तरह का विरोध करना, गुंडागर्दी करना, इसको रोकना चाहिए, और पुलिस प्रशासन ने मतलब इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जरूर मीरा रोड में जो घटना घटी है, वहाँ गुजराती लोगों ने, नॉन मराठी लोगों ने एक मोर्चा निकाला था कि ऐसे थप्पड़बाजी चल रही है तो इसके निषेध में, और दोबारा इसी तरह घटना ना घटे उसके लिए उन्होंने अपना मोर्चा निकाला था। लेकिन मनसे ने भी अपना मोर्चा अनाउंस किया, और पुलिस ने उनको बताया था कि भाई जिस रूट से आप जाना चाहते वहां से नहीं जा सकते हैं, दूसरे रूट से आप मोर्चा निकालो, अपनी भावना व्यक्त करने का आपको भी अधिकार है। लेकिन उन्होंने सुना नहीं, पुलिस ने जिस रास्ते से मत जाओ वहां ऐसा बोला, उसी रास्ते से इनकी रैली जाने लगी। इसलिए पुलिस को उनको रोकना पड़ा, ताकि मतलब दोनों मोर्चा में कोई विवाद ना पैदा हो या संघर्ष ना हो। उसके लिए पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर के स्थिति का विचार करते हुए उनको उस रोड से मोर्चा निकालने के लिए विरोध किया था, लेकिन दूसरे रोड से मोर्चा निकालने के लिए परमिशन नहीं दे दिया था। उनको नॉन मराठी को परमिशन दिया और अपने को परमिशन दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको भी परमिशन दिया था, लेकिन उस रूट से नहीं परमिशन दिया था। हमने भी अनेक मोर्चे निकाले, और हमने पुलिस का तो सुनकर हमने हमारी भावना व्यक्त की अनेक बार, लेकिन दो समूह में संघर्ष नहीं होना चाहिए, वायलेंस। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप पर राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए बोले अधीर रंजन चौधरी, सरकार की उपेक्षा से दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के छात्र शिक्षा से वंचित। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप को लेकर उठाए गए सवालों पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने समर्थन जताया है। दलित, गरीब, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े वर्ग शिक्षा की अंगन में बाकी सारे क्षेत्र में जैसे फिसड्डी में रह जाते हैं, ये सरकार की अनदेखी के लिए, सरकार की भेदभाव नीतियों की चलते उसका ही परिणाम ये देखने को मिल रहे हैं कि दलित, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए और उनके घर के बच्चों के लिए जो ज्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं, उच्च शिक्षित होने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसके लिए सरकार की कोषागार से पैसा मुहैया कराने की सारे प्रबंध है। यूपी के जमाने में सारे प्रबंध हम कर चुके हैं कि क्यों, कैसे, किस तरीके से सरकार की ओर से ये छात्रों और छात्राओं को मदद करना जरूरी है, सुविधा मुहैया करना जरूरी है। आज ये सरकार इसके अनदेखी कर रहे हैं, और
इसमें भारी भरकम कटौती हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप गरीब छात्र छात्राओं ने उच्च शिक्षा लाभ करने के लिए उनका जो सुविधा मुहैया कराना जरूरी, उससे वंचित होते हुए उच्च शिक्षा से वो खुद बाहर चले जाते हैं, हट जाते हैं, वंचित होते हैं। मैं इसलिए चाहता हूं कि सरकार जो वादा करते हैं वो वादा निभाने की कोशिश करे। चुनाव की समय बड़े बड़े वादे तो किए जा सकते हैं, लेकिन बस चुनाव खत्म, मोदी जी की तरफ से और बीजेपी सरकार की तरफ से पिछले वर्ग के लिए मदद भी खत्म हो जाते हैं। दिल्ली के विकास में बीजेपी सरकार के प्रयास उल्लेखनीय। गुरु तेग बहादुर की 350वीं जयंती पर भव्य आयोजन। मजिंदर सिंह सिरसा का बयान कि दिल्ली के मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि जब से दिल्ली में भाजपा सरकार बनी है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं तुम्हें दसना चाहना है कि दिल्ली अंदर ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਗੌਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਕਰੂਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਅੰਦਰ, ਕਾਲਜਿਸ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਉੱਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 350 ਸਾਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉੱਤੇ 1500 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਪਰੀਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੁਣ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक कोर्स दे राही बच्चे ते कोर्स करनगे। आजाद मैदान में शिक्षकों के प्रदर्शन पर बोले एनसीपी के विधायक रोहित पवार, सरकार ने किया वादा पर नहीं दी अनुदान राशि, अब चुकानी होगी राजनीतिक कीमत। आजाद मैदान में जारी शिक्षकों के बड़े विरोध प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखो 14 अक्टूबर 2024 मतलब जो इलेक्शन है विधानसभा का जो महाराष्ट्र में हुआ था, उसके आचार संहिता लगने के एक दिन पहले एक जीआर निकाला गया था इन टीचर्स के बारे में। वो जीआर ऐसे था कि अनुदान इन सब का